everyone. Welcome to PW Law Wala. I am Advocate Mansi Jain. This is our class of logical reasoning जहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स. अक्सर आपने देखा होगा कि क्लैट में आपके मॉक्स में आपने कॉमन क्वेश्चंस देखे होंगे कि जिसमें आपसे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्ट्रेंथनिंग और सपोर्टिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. और बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज वीकनिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग बहुत रेकरेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं. आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स होती हैं जब आपको स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और क्या टिप्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं जब आपको वीकनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा. तो ये स्ट्रैटेजीज को हम अप्लाई करेंगे ऑन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो. लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक कवर हुआ था वो था डाइसेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट, जिसमें हमने समझा था कि प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. एंड एज आई टोल्ड यू इन दैट क्लास, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको प्रीमाइस और कंक्लूजन नहीं पता तो आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को ना स्ट्रेंथन कर पाओगे, ना वीकन कर पाओगे, ना फ्लॉ निकाल पाओगे, या जो भी क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो डाइसेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस एंड कंक्लूजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें हमने अजम्पशंस भी किया था, जो कि अगेन एक येट एंड अगेन अ क्रूशियल टॉपिक है इन दिस लॉ. नाउ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. तो स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट में क्लियरली देयर हैज टू बी अ सेंट्रल असम्पशंस जो आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे या आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देंगे. तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट में आपने एक ऐसे ऑप्शन को पकड़ना होता है जो आपके कंक्लूजन को और ज्यादा वैलिडेट कर दे, जो कंक्लूजन को और ज्यादा ऑथेंटिकेट कर दे. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. So if you encounter any of the answer choice that is actually strengthening the assumption, strengthening the author's point of view will be the strengthener in such cases. तो इस cases में first of all you'll have to identify the kind of question that is there. You'll have to analyze the argument. Ask yourself the right questions, eliminate the options, because process of eliminations comes always handy. It's your best friend whenever you are doing a legal reasoning question, if you are doing a logical reasoning question. हमेशा आपको ये strategy help करती है, and accordingly by the process of elimination you can short down to the right option choice. तो स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन जनरली स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन स्टेम क्या रहता है. जब भी आपसे स्ट्रेंथन आपको करना होता है आर्ग्यूमेंट में, तो कभी कभी तो ऑथर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप आपसे कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्ट्रेंथनिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट समटाइम्स ऑथर ना डिफरेंट तरीके से आपसे पूछता है, करना आपने स्ट्रेंथन होता है. तो कौन कौन से क्वेश्चन स्टेम होता है. एक तो होता है डायरेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग द कंक्लूजन अबव, सो अगेन अ स्ट्रेंथनर. Sometimes आपसे पूछा जाएगा which of the following option is doing the justification to the researcher's prediction or doing the justification to the author's argument. तो यहां पर भी आपने strengthen करना होता है. अगर आपसे ये पूछता है which of the following option is providing the best reason to believe the new strategy will be successful, और new strategy की जगह the conclusion is highly maintainable, कौन सा ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा है. तो यहां पर क्लियरली आपने स्ट्रेंथन करना होता है. तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन. क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. नंबर 1, any new information or assumption जो आपने फर्स्ट क्लास में किया था, that accentuates the conclusion, जो आपके कंक्लूजन को और ज्यादा ब्यूटिफाई कर दे. मतलब अल्टीमेटली स्ट्रेंथनर का मतलब होता है अपने आर्ग्यूमेंट में 4 चांद लगा देना. इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं ये बात बोलती हूं फॉर एग्जांपल कि स्मोकिंग शुड बी बैंड because it causes cancer, तो इसमें अगर मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो ये बोलता है कि स्मोकिंग causes air pollution and therefore it should be banned, तो ये भी मेरा एक करेक्ट स्ट्रेंथनर हो सकता है, क्योंकि इसने मेरे कंक्लूजन को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया और ज्यादा असेंचुएट कर दिया. मेरे प्रीमाइस ने मुझे बोला था कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, देयरफॉर इट शुड बी बैंड, जो कि था मेरा कंक्लूजन.
यहां पर मैंने क्या कहा कि स्मोकिंग कॉजेज एयर पोल्यूशन ऑल्सो, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट भी इफेक्ट हो रहा है, देयरफॉर इसको बैन कर देना चाहिए। तो ये भी मेरा एक करेक्ट आंसर होगा एक स्ट्रेंथनर में। तो एनी न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी न्यू प्रीमाइस दैट beautifies the conclusion will be equal to the correct strengthener। तो हमेशा आपको स्ट्रेंथनर की ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई ऑप्शन जो कंक्लूजन को और ज्यादा ब्यूटिफाई कर दे, कि वो कंक्लूजन को और ज्यादा सुंदर बना दे, या एनी न्यू प्रीमाइस जो कंक्लूजन को और ज्यादा वैलिडेट कर दे, will be the correct answer for a strengthener। तो जब कभी भी आप स्ट्रेंथनर को पकड़ोगे, आपका काम होगा चार चांद लगाना, आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा ब्यूटिफाई कर देना और ज्यादा सुंदर कर देना। आपने आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाना होता, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट करने के लिए आपने चार बातें एक्स्ट्रा और ज्यादा खूबियां बतानी होती है प्रीमाइस या कंक्लूजन की, जो आपको स्ट्रेंथनर तक ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, डाइटिशियन ने कहा एक किवी के अंदर ट्वाइस विटामिन सी होता है जैसे ऑरेंज में होता है। मतलब अगर किवी में जो विटामिन सी होता है वो 2 टाइम्स होता है विटामिन सी, अगर हम कंपेयर करें उसको ऑरेंज से, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है किवी में ज्यादा विटामिन सी होता है। Nevertheless, those seeking to get their daily dose of vitamin C from fruits do not need to replace orange with kiwis in their diet। इन्होंने ये कहा, माना किवी में 2 टाइम्स विटामिन सी है, लेकिन फिर भी लोगों को ऑरेंज को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब यार सपोजिडली अगर ऑरेंज के अंदर 5 ग्राम विटामिन सी है तो 10 ग्राम विटामिन सी किवी में होगा, तो इसका मतलब तो इंसान को विटामिन सी के लिए किवी खानी चाहिए, ऑरेंज नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी ऑथर का कंक्लूजन क्या है पहले वो समझेंगे। ऑथर ने कहा है लेकिन फिर भी विटामिन सी के लिए लोगों को किवी को रिप्लेस, किवी ऑरेंज को किवी से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा है ऐसा ऑथर, क्या निकालना चाहता है वो इसके पीछे, क्या इसमें हमें चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डाइटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर। तो यहां पर आपके सामने ये रहे ऑप्शंस। पहला कहता है ऑरेंज सेवरल अदर विटामिन्स भी कैरी करते हैं जो बेनिफिशियल है ह्यूमन हेल्थ के। ठीक है, कंसिडरेबल ऑप्शन है कि यार ऑरेंज में और ज्यादा मल्टीपल अदर विटामिन्स भी हैं, तो ऑरेंज को मत रिप्लेस करो, किवी मत खाओ, ऑरेंज ही खाते रहो। बी ने कहा इन सर्टेन रीजन्स किवी माइट बी हार्डर टू ऑब्टेन देन ऑरेंज। तो ये कुछ सर्टेन रीजन्स की बात हो रही है कि किसी किसी एरिया में किवी मिलती भी नहीं है, मतलब किवी अवेलेबल नहीं होती। तो ये आपका एलिमिनेटर है, क्योंकि ये इसका मतलब जहां पे अवेलेबल है उनको तो रिप्लेस करने दो, जहां पर किवी अवेलेबल है उन लोगों को तो किवी खाने दो, उनको क्यों जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो कि ऑरेंज खाएं। Unlike that derived from the orange, vitamin C from kiwis is easier for human body to process। तो ये एक न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कंक्लूजन को वैलिडेट नहीं कर रहा। इसने कंक्लूजन को शैटर कर दिया क्योंकि इस ऑप्शन ने किवी को प्रमोट कर दिया। आप देख रहे हो इस ऑप्शन ने अल्टीमेटली ये बोला किवीज आर बेटर देन ऑरेंज, जबकि पैसेज कह रहा है ऑरेंजेस आर गुड टू गो, किवीज आर नो लॉन्गर बेटर। तो ये भी एलिमिनेशन में जाएगा। डी ने कहा एक ऑरेंज में नेसेसरी डेली डोज ऑफ विटामिन सी होती है जो ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। बैंग ऑन, दैट्स द करेक्ट वीक स्ट्रेंथनर। अब आप सोचोगे ए और डी में क्या फर्क था। ए जो बात कर रहा है वो अदर विटामिन की बात कर रहा है, पैसेज सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी के लिए ऑरेंज बेटर है या किवी उसकी बात कर रहा है। तो इसने कहा क्योंकि जितना बॉडी को चाहिए होता है, बॉडी को सपोज 5 ग्राम अगर विटामिन सी चाहिए तो वो 5 ग्राम ऑरेंज से मिल जाता है। हमको 10 ग्राम विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम किवी क्यों खाएं? ऑरेंज खा के हमारा मस्त काम चल रहा है। देयरफॉर ऑरेंज विटामिन सी के लिए सफिशिएंट है। इस बात को डी ऑप्शन क्लियरली स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी होती है व्हाइल फिगरिंग आउट अ स्ट्रेंथनर। और एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जैसा मैंने आपको हिंट दिया कि जो अलग पैरामीटर पे चला जाए, जो ऑप्शन बिल्कुल अलग टेंजेंट पे जाके बात करे, उसको कभी भी हम लोग करेक्ट स्ट्रेंथनर में नहीं पिक करते।
नाउ अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, जो भी हमने अभी अभी नॉलेज ग्रास्प की है, अब हम उनको कुछ ना कुछ फ्यू क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि कैसे स्ट्रेंथनर्स को फिगर आउट करते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट पैसेज, राइटर ने कहा कि जब भी मैं कोलैबोरेट करता हूं किसी दूसरे राइटर के साथ, राइटर ने बोला कि मैंने अपनी लास्ट बुक में दूसरे राइटर के साथ कोलैबोरेट किया इंस्टेड ऑफ राइटिंग अलोन एज आई यूजुअली डू, एंड बिकॉज द बुक सोल्ड सो वेल. तो मतलब राइटर ने बोला कि मैंने प्रीवियसली लास्ट बुक में, जो राइटर की लास्ट बुक थी, उसमें राइटर ने किसी के साथ कोलैबोरेट किया, दूसरे राइटर के साथ, दोनों ने मिलकर वो बुक लिखी, और जब दोनों ने वो मिलकर बुक लिखी तो वो बुक हिट हो गई काफी ज्यादा, उसकी कॉपीज काफी सेल आउट हुई बिकॉज इट वाज अ जॉइंट एफर्ट. तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट उसने क्या बोला, कंक्लूजन क्या निकाला, ये तो था हमारा सारा प्रेमाइस, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हैं जो ऑथर ने हमें बताए हैं. इस बात से ऑथर ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी जॉइंट एफर्ट के साथ राइटर्स बुक को लिखेंगे, जब भी कोलैबोरेशन के साथ बुक को लिखेंगे, उस राइटर ने कहा आई शुड कोलैबोरेट विद अ राइटर ऑन माय नेक्स्ट बुक सो दैट द बुक विल सेल वेल. तो उसने कहा जब भी मैं जॉइंट एफर्ट करूंगा तो बुक डेफिनेटली अच्छी सेल आउट हो जाएगी. तो ये रहे अब आपके पास ऑप्शन चॉइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ वैलिड विल जस्टिफाई द रीजनिंग अबव. फर्स्ट ने कहा अगर राइटर की बुक अच्छी बिकी है कोलैबोरेशन की वजह से, तो उस राइटर की अगली बुक भी अच्छी ही बिकेगी अगर वो सेम राइटर के साथ कोलैबोरेट करता है. ऑथर ने ये नहीं कहा सेम राइटर के साथ कोलैबोरेशन में हिट होगी, ऑथर ने कहा कोलैबोरेशन से हिट होगी. चाहे कोई भी राइटर हो, कोलैबोरेशन करना इंपॉर्टेंट है, जॉइंट एफर्ट करना इंपॉर्टेंट है. सेम राइटर के साथ कोलैबोरेशन का ऑथर ने डिस्कशन नहीं किया, देयरफॉर एलिमिनेटेड. बी ने कहा एक बुक अच्छी बिकती है ओनली इफ इट्स ऑथर कोलैबोरेट. अब ये हो गया आपका एक्सट्रीम ऑप्शन. जो भी ऑप्शन बिल्कुल एक्सट्रीमिटी पे खेलते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, मतलब ऑल और नन, तो वो आपके हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में एक्सट्रीमिटीज पे जाते हैं और एलिमिनेट होते हैं. इस ऑप्शन ने कहा कि ऑथर की बुक सिर्फ और सिर्फ तभी हिट होगी जब वो कोलैबोरेशन में लिखेगा. मतलब सोलो राइटर्स का तो कोई सीन ही नहीं है, सोलो राइटर्स की कोई जिंदगी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. अगर वो कोलैबोरेशन करेंगे तभी उनकी बुक अच्छी जाएगी, देयरफॉर इट्स एन एलिमिनेटर. सी ने कहा अगर एक किसी राइटर की बुक, किसी ऑथर की बुक अच्छी बिकी है क्योंकि उसने कोलैबोरेशन किया है, तो फ्यूचर कोलैबोरेशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट राइटर विल प्रोड्यूस अदर बुक सेल वेल. जो कि इसने बोला फ्यूचर कोलैबोरेशन का मतलब है, जैसा ऑथर ने कहा कि अगर मैं फ्यूचर में भी जॉइंट एफर्ट रखूंगा तो मेरी बुक्स अच्छी बिकेंगी. यही बात ऑथर ने बताई. उसने ये नहीं बोला था ऑथर ने कि सेम राइटर के साथ कोलैबोरेशन में अच्छी बुक जाएंगी. उसने कहा इफ आई डू अ जॉइंट एफर्ट माय बुक्स विल सेल वेल, henceforth C is the correct strengthener. डी ने कहा राइटर्स डू नॉट कोलैबोरेट ऑन बुक्स हैव अ स्मॉलर चांस ऑफ राइटिंग अ बुक. तो क्लियरली ये तो बियॉन्ड द स्कोप है. हमेशा आपको ध्यान रखिएगा कोई ना कोई एक ऑप्शन हमेशा ऐसा लॉजिकल रीजनिंग में होता है जो इजी एलिमिनेटर होता है, जो कि टोटली वो कहते हैं ना कि बहुत दूर की बात करना, ना सिर ना पैर. तो ये बियॉन्ड द स्कोप ऑप्शन है, क्लियरली फार फेच्ड ऑप्शन है, इनको आपको एलिमिनेट करना रहता है. अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नलिस्ट ये बात बोलता है कि टू रिकंसाइल द नीड फॉर प्रॉफिट सफिशिएंट टू सपोर्ट न्यू ड्रग रिसर्च विद मॉरल इंपेरेटिव टू प्रोवाइड मेडिसिन टू दोज हु नीड देम द मोस्ट बट कैन नॉट अफोर्ड देम, फार्मा कंपनीज फील जस्टिफाइड इन सेलिंग द ड्रग इन रिच नेशंस एट वन प्राइस. तो ऑथर ने ये बात बोली है कि न्यू ड्रग रिसर्च के हिसाब से ये मेडिसिन कंपनीज का नीड है बट कैन नॉट अफोर्ड देम. इनका हिसाब से कि जो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में फार्मा कंपनीज ने ये रूल एंड रेगुलेशन डाला है कि वो पुअर नेशंस में, जो भी नेशंस पुअर हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर मेडिसिन को लो कॉस्ट में सेल आउट करेंगे कि उनको लगता है वहां की पॉपुलेशन बाय नहीं कर पाएगी, और उनको लगता है कि जो रिच नेशंस हैं वहां पर मेडिसिन को हाई प्राइस में बेचना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना है जो रिच नेशंस है वहां की पॉपुलेशन तो डेफिनेटली खरीद पाएगी. बट दिस प्रैक्टिस इज अनजस्टिफाइड. ऑथर का ये कहने का मतलब है पुअर नेशंस में सस्ते में मेडिसिन बेचना, रिच नेशंस में हायर प्राइसेस पे मेडिसिन बेचना इज अनजस्टिफाइड. मतलब इट इज मॉरली रॉन्ग. रॉन्ग कैसे है आपको इस बात को अब बताना है.
A nation with low average income may still have substantial middle class, better able to pay for a new drug than many of the poorer citizens of the wealthier nation. इसका रीजन क्या दिया है ऑथर ने? बड़ा अच्छा रीजन और बड़ा लॉजिकल रीजन दिया है कि ऐसा हो सकता है कि जो मेडिसिन के बायर्स हैं, जो मेडिसिन एक्चुअली में जिन लोगों को खरीदनी है, जो मेडिसिन के बायर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पुअर नेशन वाले जो बायर्स हैं वो बायर्स रिच हों, एंड ऑल्सो वाइज वर्सा कि जो रिच नेशन वाले बायर्स हैं, नेशन का मतलब है पूरी कंट्री, जो रिच नेशन वाले बायर्स हैं वो अल्टीमेटली पुअर बायर्स हों, मतलब वो पुअर लोग हों। तो यस, ये बिल्कुल सही है। आपने सोचा कि ये वाली कंट्री अंडर डेवलप कंट्री है, पुअर नेशन है, तो यहाँ पे हम मेडिसिन को चलो 5 रुपए में बेचते हैं हाइपोथेटिकली, लेकिन 5 रुपए में जो मेडिसिन वहां खरीदने वाले लोग थे, जिनको उस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, वो ऑलरेडी काफी रिच थे। माना वो नेशन पुअर था, लेकिन जो बायर थे वो रिच थे, वो 5 रुपए में आराम से मेडिसिन खरीद सकते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने सोचा कि ये कंट्री काफी रिच है, काफी डेवलप्ड कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएस और यूके, वहां पे आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहां पर ये रिच नेशन है तो इस मेडिसिन को हम लोग 5,000 में बेचते हैं। लेकिन वहां पर उस रिच नेशन में जो मेडिसिन को बाय करने वाला कस्टमर था वो गरीब था, उसके लिए 5,000 वॉज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट वॉज पुटिंग अ प्रेशर ऑन द पॉकेट। दैट इज वाई ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो प्रैक्टिस है, इसको अनजस्टिफाइड बताया है ऑथर ने। अब आपको निकालना है इसमें a correct strengthener. Which of the following will justify the author's reasoning? फर्स्ट ऑप्शन कहता है जो लोग इल हैं दे डिजर्व मोर कंसिडरेशन देन हेल्दी पीपल। ये इल लोग और हेल्दी लोगों के बीच का डिफरेंशिएशन तो ऑथर ने बोला ही नहीं, देयरफॉर अ क्लियर एलिमिनेटर। बी ने कहा wealthy institutions have an obligation to expend at least some of their resources to assist those who are unable to assisting themselves। यहाँ पे नेशन को लेके जो डिस्पैरिटी है वो डिस्कस नहीं करी गई, अगेन अ फार फेच्ड ऑप्शन। क्या एक इंसान डिजर्व करता है स्पेशल कंसीडरेशन, वो उसकी नीड्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके सोसाइटी या उसके नेशन जहां पर वो रह रहा है। हेंसफोर द करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन ने कहा कि किसी इंसान को स्पेशल कंसीडरेशन देनी है, मतलब मेडिसिन सस्ते में बेचनी है कि नहीं बेचनी है, ये चीज उस इंसान की नीड डिसाइड करेगी। ये चीज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि यार अगला इंसान अगर रिच नेशन में रहता है तो अमीर ही होगा और अगर पुअर नेशन में रहता है तो डेफिनेटली पुअर होगा। सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी, उसकी खुद की नीड्स डिसाइड करेंगी, जो कि ऑथर का क्लियर यहां पर स्ट्रेंथनर के लिए जाएगा। जो लोग वेल्दी नेशन में रहते हैं उनके पास बेटर एक्सेस नहीं होता हेल्थ केयर का, पुअर नेशन के पास ज्यादा बेटर हेल्थ केयर नहीं होता, ये अगेन एलिमिनेटर में जाएगा। Understanding another passage. Enthusiasm for the use of calculators in learning mathematics is misplaced. Obviously, teachers ने rightly ये बात बोली कि in some cases calculators की वजह से जो बच्चे हैं वो general principles of maths पे focus नहीं करते, rather than the tedious largely rote calculations that constitute application of these principles. तो ultimately, but principles are more likely to be remembered when knowledge of them is grounded in the habits ingrained by the painstaking application of those principles. तो यहाँ पर ना जो teachers हैं, net अगर देखा जाए तो conclusion में teachers are avoiding or suggesting to not use the calculators. Why? क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या दिया है टीचर्स ने कि बच्चे जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स को तभी लर्न कर पाते हैं जब उसमें वो मेहनत करते हैं। पेनस्टेकिंग एप्लीकेशन मतलब जब अल्टीमेटली एफर्ट्स मार के आप चीजों को लर्न करते हो तो वो लॉन्गर टर्म में आपको लर्न रहती हैं बच्चों को, देन दोस्त जो बच्चे इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर्स मेक द कैलकुलेशन इजियर, देयरफॉर मेक्स इट रीजनेबल टू रिस्ट्रिक्ट देयर यूज। इसका सिंपल सा डे टू डे आप खुद एग्जांपल देखेंगे। जब पहले कैलकुलेटर्स नहीं अवेलेबल होते थे फोन में तो लोग रोड कैलकुलेशन करते थे, ऐसे ही ओरली हिसाब लगाते थे, प्लस माइनस ऐसे ओरली कर लेते थे। अब हमारे फोन्स में कैलकुलेटर होता है, तो अगर हमें आज कोई इंसान 5 फिगर्स भी दे देना प्लस करने के लिए, हम तुरंत अपना कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो ये स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि जो चीज बच्चे मेहनत करके लर्न करते हैं, अपने दिमाग से जब प्लस माइनस करते हैं या मेहनत करके जब चीजें लर्न करते हैं तो बच्चों को लॉन्गर टाइम वो प्रिंसिपल्स लर्न रहते हैं। इसीलिए कैलकुलेटर माना उनकी लाइफ ईजी कर रहा है,
लेकिन बच्चों में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेहनत करके वो लर्न करते हैं, वो वाले प्रिंसिपल्स बच्चे इनग्रेन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कैलकुलेटर्स को यूज नहीं करवाना चाहिए, यूसेज को अवॉइड करने के लिए ऑथर वांट्स टू से अबाउट इट। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर ऑथर के पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। Some students who know how to use calculator thoroughly understand the mathematical principle and calculator obey. तो यहाँ पे usage of calculator को promote किया गया है, therefore eliminator. Slide rules, which are less technologically sophisticated analogs of calculator, were widely used in learning of mathematical several decades ago. ये सिर्फ ये नहीं बता रहा ये वाला ऑप्शन कि कैलकुलेटर्स को क्यों यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली आर्केक मेथड्स के बारे में बता रहा है, henceforth eliminated. सी ने कहा इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स रिटेन द नॉलेज, स्टूडेंट्स नॉलेज को ग्रास्प करें ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैन दिस नॉलेज बी इजीली एक्वायर्ड। देयरफॉर अ करेक्ट आंसर कि बच्चे एक्चुअली मेहनत करके एफर्ट्स करके प्रिंसिपल्स को लर्न करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय के बच्चे इजीली कैलकुलेटर को यूज करके रट्टोफिकेशन पे जाएं। डी ने कहा हैबिट्स दैट आर एक्वायर्ड बाय लेबरियस sometimes tedious practice are not as valuable। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है ये प्रिमाइस को किल कर रहा है। जो भी ऑप्शन प्रिमाइस को किल करता है, जो भी ऑप्शन प्रिमाइस को ही झूठा साबित कर देता है, प्रिमाइस को शैटर कर देता है, वो हमेशा आपका एलिमिनेटर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन ने कहा कैलकुलेटर से जो भी चीजें, जो अभी आप मेहनत से चीजें सीखते हो, वो ज्यादा वैल्यूएबल है ही नहीं, तो देयरफॉर इट विल बी एन एलिमिनेटर। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि कुछ स्टडीज ने ये कहा कि ये ऑब्जर्व किया गया बच्चों को कि जब बच्चों को ऑब्जर्व किया गया बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग द वीडियो गेम्स विद वायलेंट कंटेंट। तो जब बच्चों ने वायलेंट वाले वीडियो गेम्स खेले तो बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर ऑब्जर्व किया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने। उनकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि यंग चिल्ड्रन टेंड टू बिहेव मोर अग्रेसिवली इमीडिएटली आफ्टर प्लेइंग द वीडियो गेम्स। मतलब बच्चे अग्रेसिवली ज्यादा बिहेव करते हैं वीडियो गेम्स खेलने के बाद। कौन से वाले? वायलेंट वाले। जैसे बच्चे वो फाइटिंग वाले गेम्स खेलते हैं, जितने भी होते हैं जिसमें डिशुम हो रही है वीडियो गेम्स में, तो वो गेम खेलने के बाद ना जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज्यादा अग्रेशन देखने को मिला, क्योंकि बच्चों ने अग्रेशन देखा टीवी में, वीडियो गेम में, उनको लगा कि शायद ये अग्रेशन सही है करना, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर रियल लाइफ में भी अग्रेशन बढ़ गई, उनके बिहेवियर में अग्रेशन देखने को मिला वीडियो गेम खेलने के बाद। आफ्टर मर्थ की बात हो रही है। इसने सजेस्ट करा कि वायलेंस जो होती है वीडियो गेम्स के अंदर, वो यंग बच्चों को ये बिलीव करवाती है कि अग्रेसिव बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल। बच्चों को लगता है कि हाँ भाई, ये जो अग्रेसिव बिहेवियर हम कर रहे हैं ये बिल्कुल लेजिट है, बिल्कुल ओके है, क्योंकि वीडियो गेम में भी हो रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी है, उनको क्या पता कि यार ये सिर्फ वीडियो गेम में हो रहा है, रियल लाइफ में इट शुड नॉट बी अलाउड। अब हम लोग बड़े होते हैं, हमें पता है कि मूवीज में फाइटिंग सीन्स हो रहे हैं या फिर मूवीज में खतरों के खिलाड़ी जैसे सीन हो रहे हैं, पर हमको पता है इसको रियल लाइफ में नहीं करना। बट बच्चे तो बच्चे हैं, उनको लगता है अग्रेसिव बिहेवियर इज गुड टू गो। देयरफॉर ये कंक्लूजन है ऑथर का। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट बी अ स्ट्रेंथनर। ध्यान रखना, इट्स एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन, तो आपको यहां पे ऐसा ऑप्शन निकालना है विच इज नॉट अ strengthener in this case। तो यहां पर young children tend to be more accepting of aggressive behavior in others immediately after playing the video games। ये करेक्ट आंसर है कि यहां पर अल्टीमेटली ये बोला है कि जो छोटे बच्चे हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने के बाद, तो दैट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेंथनर। काफी यंग चिल्ड्रन जिन्होंने कभी भी वीडियो गेम नहीं खेला वायलेंट वाला, उन्होंने आज तक कभी खेला ही नहीं, उन बच्चों को भी लगा एग्रेसिव बिहेवियर इज ओके। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने ये बोला कि अग्रेसिव बिहेवियर इज ओके इवन बच्चों ने विदाउट वायलेंट गेम्स प्ले किए बिना। मतलब बच्चों ने वायलेंट गेम्स खेले भी नहीं, तब भी बच्चों को लगा अग्रेशन इज ओके। तो ऐसी बात तो पैसेज ने कुछ भी नहीं बताई, तो ये तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेंथनर नहीं हो सकता, और हमें चाहिए था एक्सेप्शनल क्वेश्चन। देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। सी ने कहा अदर स्टडीज हैव शोन दैट नो इंक्रीज इन अग्रेसिव बिहेवियर इन यंग चिल्ड्रन हु हैव जस्ट प्लेड नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स। ये बिल्कुल ठीक है
ये भी स्ट्रेंथनर हो गया। इसने कहा जिन बच्चों ने नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स खेले थे उन बच्चों का अग्रेशन नहीं देखने को मिला, उनमें अग्रेशन नहीं देखने को मिला। इसका मतलब हेंसफोर्थ वायलेंट वीडियो गेम्स ही बच्चों के अग्रेशन का रीजन है। तो ये भी आपका स्ट्रेंथनर है। बड़े बच्चे आर लेस लाइकली बिफोर प्लेइंग वीडियो गेम्स विद वायलेंट कंटेंट देन दे आर आफ्टरवर्ड्स टू बिलीव दैट अग्रेसिव बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल। इसने कहा बड़े बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया, बड़े बच्चे समझदार होते हैं, तो जब ओल्डर चिल्ड्रन ने वायलेंट वीडियो गेम्स खेले तो उन बच्चों में अग्रेशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो समझदार हैं, उनको पता है कि ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन छोटे बच्चों को क्योंकि नहीं पता तो वो वायलेंट वाला बिहेवियर शो करने लगे। ये भी आपका स्ट्रेंथनर होगा और देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर चॉइस। बैंकिंग एनालिस्ट का ये मानना है कि बैंक ऑफर करते हैं बहुत सारी न्यू सर्विसेज, न्यू पैकेजेस अपने नए नए कस्टमर्स को नो चार्ज, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किसको? जितने भी बैंक के न्यू कस्टमर्स होते हैं, जो लोग बैंक में नया नया अकाउंट खोलते हैं। बट ट्रांजिशंस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट इज नॉट एन आइडियल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब ये कहने का मतलब है एनालिस्ट कह रहा है ये चीज गलत है, बैंक गलत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेगुलर लॉन्ग टर्म कस्टमर्स जो सबसे ज्यादा है बैंक का बल्क बिजनेस लेके आते हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी स्पेशल ऑफर्स। मतलब नए कस्टमर्स को तुम स्पेशल सर्विसेज एंड ऑफर्स दे रहे हो, लेकिन बैंक का जो मेजर बल्क बिजनेस लेके आते हैं, बैंक का जो मेजर फायदा करते हैं, जो बल्क बिजनेस बैंक को देते हैं, वो देते हैं ओल्ड कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स। उनको तुम कोई ऑफर नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम गलत कर रहे हो, ये प्रैक्टिस गलत है इस केस में। Which of the following will strengthen बैंकिंग एनालिस्ट आर्ग्यूमेंट? कौन सा ऑप्शन बैंकिंग एनालिस्ट के आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा? Okay, so here are the option choices. Let's have a look on them. Most banks have similar charges for most services, pay similar interest rates on deposits. तो ये ऑप्शन बियॉन्ड द स्कोप है, क्योंकि इसने कुछ नहीं बताया कि कौन से कस्टमर को क्या सर्विस और क्या ऑफर मिल रहे हैं, ओल्ड कस्टमर, न्यू कस्टमर। तो ये क्लियरली आपका एलिमिनेटर होगा। Banks do best when offering special privileges only to their most loyal customers. Therefore, a correct strengthener. इस वाले ऑप्शन ने बोला कि माना वो ओल्ड कस्टमर्स को ऑफर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अपने ओल्ड कस्टमर को लॉयल्टी बोनस देते हैं, लॉयल्टी ऑफर्स देते हैं। लॉयल्टी तो तभी होता है ना जब आप बैंक के कस्टमर हो बहुत लंबे टाइम से आप लॉयल रह चुके हो, बैंक में अकाउंट है आपका, तो आपको स्पेशल सर्विसेज और स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो बैंक ऑफर करता है। तो यहां पर ये हो गया हमारा स्ट्रेंथनर। सी ने कहा ऑफरिंग सर्विसेज एट नो चार्ज टू ऑल इट्स करंट कस्टमर्स वुड प्रोहिबिटिवली बी एक्सपेंसिव। तो ये बैंक के लिए एक्सपेंसिव है, बैंक के लिए सस्ता है, ये आपका बियॉन्ड द टेंजेंट है जो ऑथर ने डिस्कस नहीं किया। वंस दे हैव चोजन अ बैंक, पीपल टेंड टू रिमेन लॉयल टू द बैंक, कि एक बार बंदा जब बैंक चूज कर लेता है तो जिंदगी भर लॉयल रहता है, ये भी आपका बियॉन्ड द स्कोप है। ऐसा कोई डिस्कशन ऑथर ने प्रीमाइस कंक्लूजन में नहीं किया, देयरफॉर इट शुड बी एक्सक्लूडेड। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, the public health experts believe that long-standing educational campaign to get people to eat more vegetables which are known to help prevent cancer. तो public health experts का मानना है कि हमें ऐसे campaigns को introduce करना चाहिए जिस campaigns के जरिए हम लोगों को vegetables eating की importance बताएं, और vegetables eating की importance वो वाली which are known to help prevent cancer, जो vegetables कैंसर को प्रिवेंट करती हैं, मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लोग ऐसी वेजिटेबल्स को खाएं ताकि उनको ऐसे डिजीजेस से बचाया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली कैंपेन हैज हैड लिटिल इंपैक्ट ऑन पीपल्स डाइट। हमने कैंपेन तो किया, लेकिन जनरली इसका हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला इस कैंपेन का। रीजन क्या है? हमने रीजन ढूंढा इसके पीछे। Reason is probably that many people simply dislike the taste of most vegetables. No impact का reason हमने क्या देखा? लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आया इन सब्जियों का जो कैंसर से प्रिवेंट करती थी। तो people used to dislike the taste of the vegetables. Therefore, अब हमने अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या डिराइव करा इस बात से
campaign would probably be more effective if it included the information on ways to make vegetables more appetizing. इसने कहा कि अगर हम कैंपेन में ये चीज डालते कि इन्हीं सेम वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल्स यही है, ऐसी बात नहीं है वेजिटेबल्स नहीं चेंज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स सेम वेजिटेबल्स को अगर हमने उस कैंपेन में मोर एपेटाइजिंग का मतलब है मोर टेस्टी बनाना सिखाते, तो डेफिनेटली लोग वो सब्जियां भी खाते, अवेयरनेस भी क्रिएट होता और कैंसर भी प्रिवेंट हो सकता था. सो दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द ऑथर. Which of the following option, if true, will strengthen the author's point of view? तो strengthener ढूंढना है आपने again. Campaign to get people to eat more vegetable has had little impact on the diets of people who love the taste of vegetables. अब इन्होंने कहा जिन लोगों को वेजिटेबल्स का टेस्ट पसंद था उनकी डाइट पे कोई फर्क नहीं आया, तो कंक्लूजन से रिलेट भी नहीं कर रहा है ये ऑप्शन, देयरफॉर एलिमिनेटेड. कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे वेजिटेबल्स को बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है. डिमिनिश द वेजिटेबल्स एबिलिटी टू प्रिवेंट कैंसर, ऐसा ऑथर ने नहीं कहा. ऑथर ने ये नहीं कहा ज्यादा टेस्टी बना के उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी. ऑथर ने कहा क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ हमें टेस्टी बनाना सिखाना चाहिए था ताकि लोग वेजिटेबल्स भी खा लें और डिजीज भी प्रिवेंट हो जाए. इस ऑप्शन ने हमारे प्रीमाइस को चेंज कर दिया या प्रीमाइस को स्वैप कर दिया, देयरफॉर ये आपका एलिमिनेशन में जाएगा. जिन लोगों को who find few vegetables appetizing, जिनको कुछ vegetables tasty लगती हैं, वो do not eat substantially more vegetables do people who dislike. Again beyond the scope, ये कोई भी conclusion और premise से relate भी नहीं कर रहा, बिना सर पैर का ऑप्शन है, बिना connectivity का ऑप्शन है, elimination. People जिनको dislike है taste of most vegetable, जिनको taste नहीं पसंद है, वो खा लेंगे बाकी वेजिटेबल्स इफ दे न्यू हाउ टू मेक देम एपेटाइजिंग. ये है ऑथर का करेक्ट स्ट्रेंथनर. इसने कहा कि अगर लोग वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं क्योंकि लोगों को उसका टेस्ट नहीं समझ में आया, तो अगर हम उन डिशेस को, उन वेजिटेबल्स को ज्यादा टेस्टी बनाएंगे तो लोग डेफिनेटली खा लेंगे वो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं. Henceforth, D is definitely a correct strengthener. Remaining have to be out of the radar. Understanding another passage. Most university आजकल के टाइम पे ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को an in-depth and cosmopolitan education than ever before. तो एजुकेशन काफी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, काफी सारे फैसिलिटीज और कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी हिस्ट्री कोर्सेज रिक्वायर्ड ओनली द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स that hardly mention the history of Africa or Asia after the ancient periods or the history of America's indigenous cultures. तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऐसे कोर्सेज डिप्लॉय करे हैं जहां पर आपको टेक्स्ट बुक्स रीड करनी है, ओनली द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, लेकिन वहां पर अफ्रीका या एशिया का एंशिएंट पीरियड मेंशन नहीं है, या सिमिलरली अमेरिका का इंडिजीनियस कल्चर मेंशन नहीं है. हिस्ट्री कोर्सेज जो कि काफी यूनिवर्सिटी में है, they no longer display such limitations. मतलब बच्चों का जो पढ़ने का मन है, जितना हिस्ट्री पढ़ने का मन है वो कर सकते हैं. They do not have to go on the longer display of such limitations. Which of the following, if true, will strengthen the author's point of view? History courses that university students find most interesting are comprehensive. मतलब इन्होंने कहा कि जो भी हिस्ट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो अक्सर बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मतलब अक्सर काफी ज्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में होती है इन द पीरियड्स एंड कल्चर. ऐसा ऑथर ने नहीं कहा कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है या वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है या फिर थियोरेटिकल होती है. बी ने कहा मेनी स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी whose history courses require reading of books covering all periods. All तो ऑप्शन बोला ही नहीं ऑथर ने, इसने बोला कि हिस्ट्री बुक्स इज कवरिंग ऑल द पीरियड, ऑल द वर्ल्ड कल्चर्स, जबकि ऑथर ने क्लियरली बोला कि एशिया, अफ्रीका या अमेरिका के कल्चर्स कभी कभी डिस्कस भी नहीं होते. तो ये ऑप्शन इज किलिंग द प्रीमाइस, देयरफॉर हैज टू बी डिलीटेड. सी ने कहा द एक्सटेंट to which the textbooks of university courses are culturally inclusive is a strong indication. Culturally inclusive बोला है ना कि अमेरिका का कल्चर इंक्लूड कर रहे हैं,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किस चीज का, द एक्सटेंट विद विच स्टूडेंट्स एट दो यूनिवर्सिटी गेट एन इन डेप्थ एंड कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन। जो ऑथर ने बताया कि कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन के तहत द स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। तो लिमिटेशन नहीं है कि आपको सिर्फ अपना कल्चर पढ़ने का मन है, तो वहां पर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर भी आप पढ़ सकते हो, तो उससे आपको एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है दूसरी कंट्री के बारे में। प्लस इट्स अ डाइवर्सिफाइड कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स। और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक फ्लेक्सिबल मोड पे टीचिंग करा रही हैं, देयरफॉर इट्स अ गुड स्ट्रेंथनर। डी ने कहा यूनिवर्सिटीज जिनमें हिस्ट्री कोर्सेज आर क्वाइट कल्चरली इंक्लूसिव डू नॉट ऑलवेज हैव कोर्सेज ऑन अदर सब्जेक्ट एरियाज। अदर सब्जेक्ट एरियाज की तो बात नहीं है, हिस्ट्री के अलावा कोई सब्जेक्ट भी डिस्कस नहीं हो रहा, बियॉन्ड द स्कोप एंड हैज टू बी एलिमिनेटेड। मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था जहां पर आपके सारे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे। सबसे पहले ये माना जाता है देयर वाज ऑल वन गोंडवाना लैंड, द होल लैंड वाज ऑल इन द वन पीस। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद सारे कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हो गए थे और तभी हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स many of today's separate continents were the part of single huge landmass. तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट हुआ, as the plates on which the landmass rested began to move, जब ये मूव होना began हुआ, तो मास broke apart, exactly जैसा मैंने आपको कहा, one single landmass was there. तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो ये लैंडमास हिला और ऊपर का लैंड ब्रेक हुआ। The ocean water filled in between the newly created chasms. तो जब इसके पार्ट्स हुए तो बीच बीच में सब जगह पानी भर गया, जो इस टाइम पे हमारा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सो ऑन है। इट इज हाइपोथेसाइज्ड, इसको एक हाइपोथेटिकल सीन माना जाता है, फॉर एग्जांपल दैट साउथ अमेरिका वाज वंस जॉइंड on its east coast with what is now the west coast of Africa. इनका ये मानना है कि as per this theory, अगर हमारा साउथ अफ्रीका इस साइड पे है, साउथ अमेरिका इस साइड पे है, और साउथ अमेरिका का मान के चलो कि ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, और सिमिलरली अगर हमारा अफ्रीका इस साइड पे है तो ये अफ्रीका का वेस्ट साइड है और ये अफ्रीका का ईस्ट साइड है। तो इन्होंने कहा ये माना जाता है कि एक टाइम पे साउथ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है, जो साउथ अमेरिका की ईस्ट लाइनिंग है ये, और जो हमारा अफ्रीका का वेस्ट लाइनिंग है, ये दोनों, इट वाज लाइक अ जिग्सॉ फिट, कि ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हैपेंड इन द हिस्ट्री। इस बात को, इस डिस्कवरी को, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी विल सपोर्ट द ऑथर्स हाइपोथेसिस। तो ऑथर का हाइपोथेसिस क्या है कि एक टाइम पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका वर एक्चुअली इंटैक्ट एंड अफिक्स्ड विद ईच अदर। इस बात को सपोर्ट करने के लिए कौन सी हाइपोथेसिस है जो ऑथर की यहां पे एक्यूरेट होगी? अ लार्ज बैंड ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ अ रेयर टाइप along the east coast of South America is one of the same type as the band on the west coast of Africa. Henceforth, definitely a correct answer. इस ऑप्शन ने कहा कि हमने ये देखा, हमारी डिस्कवरीज ने ये देखा कि ये जो सपोज आपका साउथ अमेरिका है और ये अगर हम बोलें ये हमारा अफ्रीका का एरिया है, तो साइंटिस्ट ने ये फिगर आउट किया कि कुछ बैंड ऑफ रॉक्स, यहां पर जो कुछ रॉक्स हमने ढूंढी, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी, और कुछ रॉक्स हमने साइंटिस्ट ने यहां पर डिस्कवर करी, तो साइंटिस्ट ने कहा ये दोनों जो रॉक्स मिली हैं, ये रॉक्स दोनों की दोनों सेम टाइप की हैं। तो यहां से हमारे ऑथर के कंक्लूजन को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिल गई। हम, ऑथर ने क्या बोला, ये दोनों एक टाइम पे जुड़े हुए थे। तो इस बात को सपोर्टर कैसे मिला? ए ऑप्शन ने दे दिया कि यार जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी तो उन्होंने ये देखा कि जो रॉक्स यहां मिली थी, फॉर एग्जांपल माइका रॉक्स वर फाउंड ओवर हियर, तो अगर माइका रॉक्स यहां पर मिली साउथ अमेरिका के राइट साइड पे, ईस्ट साइड पर, वो सेम रॉक्स अवेलेबल है वेस्ट कोस्ट ऑफ Africa. That is again strengthening the author's point of view and hence it is the correct answer choice. काफी लोग जो आज ब्राजील में रहते हैं, ब्राजील इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, आर जेनेटिकली सिमिलर टू वेस्टर्न अफ्रीकन्स। आजकल के टाइम पे जो लोग रह रहे हैं उनका जेनेटिक मेकअप सेम है। क्या ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो आजकल के टाइम पे हुआ है? ये बहुत साल पुरानी बात है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है। तो पहली बात तो वो लोग जिंदा नहीं होंगे।
नंबर 2, अगर आजकल के टाइम पे ऐसा देखने को मिला है तो हो सकता है उसका रीजन माइग्रेशन हो, रिसेंटली वो लोग मूव आउट हुए हो, ब्राजील और अफ्रीका के लोग रिसेंटली अभी कल्चरल मिक्सिंग हुई हो। हम लोग बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, रॉक्स भी बहुत पुरानी होती हैं। देयरफॉर ये जेनेटिक मेकअप वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर एलिमिनेशन में जाएगा। क्लाइमेट जो वेस्टर्न अफ्रीका का है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका का सेम है, तो इसने क्लाइमेट को रीजन दे दिया। क्लाइमेट बदलता रहता है विद द ग्लोबल वार्मिंग। आप खुद जानते हैं गर्मियां कितना लंबा टाइम हो गया, पहले सर्दियां पड़ती थी, अप्रोक्सीमेटली आपकी सितंबर से या अक्टूबर से सर्दियां हो जाती थी, अब तो सर्दियां सिर्फ जनवरी की रह गई है, दिसंबर जनवरी की। तो क्लाइमेट तो चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट इज नॉट अ करेक्ट रीजन जो ये बोले कि यार इतना पुराना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में दे वर द पार्ट ऑफ वन लैंड मास। कुछ ओल्डेस्ट ट्राइबल पीपल हैं जो ईस्टर्न साउथ अमेरिका में रहते हैं, वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं जो लोग वेस्टर्न अफ्रीका में रहते हैं। तो अब इन्होंने क्या रीजन दिया कि ट्राइबल पीपल की लैंग्वेज सेम है जो लोग अफ्रीका में रहते हैं और जो लोग साउथ अमेरिका में रहते हैं। अगेन इसका रीजन माइग्रेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये सारे लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम से जिंदा हो, जरूरी नहीं है। तो ये रीजन, ये तो माइग्रेशन से भी हो सकता है कि लोगों ने कुछ टाइम तक लोग अफ्रीका में रहते थे और कुछ कम्युनिटी ऑफ पीपल अगर साउथ अमेरिका शिफ्ट हो गए तो वहां के लोग भी सेम लैंग्वेज बोलेंगे और यहाँ के लोग भी सेम लैंग्वेज बोलेंगे। तो दिस कुड बी द रीजन ऑफ अ माइग्रेशन फैशन। Therefore, D has to be the eliminator in this choice. Now, understanding the weakening the argument, अब आपने strengthening समझ लिया है। सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मोस्ट रेकरेंटली आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट को वीकन कैसे करना है। तो यहां पर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट इज एक्चुअली बराजिंग द स्केप्टिसिज्म, या आपको आर्ग्यूमेंट पढ़ के लगे कि देयर आर सम पोटेंशियल होल्स इन द आर्ग्यूमेंट, कुछ तो वजह है जिस वजह से प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, द एविडेंस इज नॉट बैकनिंग अप द कंक्लूजन, कोई तो वजह है, ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है आपने जो कि ऑथर के कंक्लूजन पे डाउट क्रिएट करे। तो यहां पर ना अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो ऐसा कोई कंक्लूजन पकड़ लेते हैं दैट इज, ऐसा कोई ऑप्शन पकड़ लेते हैं दैट इज किलिंग द कंक्लूजन। Any of the option that is killing or shattering the conclusion will not be the correct answer. The correct answer will be in a weakener that is casting or creating a doubt on the author's point of view. तो जब भी आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले जो ऑथर के कंक्लूजन पे डाउट क्रिएट कर दे, तो वो होता है आपका करेक्ट वीकनर, जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को डिसअप्रूव करे या अजम्पशन को डिसअप्रूव करे। ऐसा कोई न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अजम्पशन को और ज्यादा वीकन कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन स्टेम, सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टेम समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस में आपने एग्जैक्टली वीकनर करना होता है। तो यहां पर क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वीकनिंग ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगेन अ वीकनर। कभी कभी इसके अलावा सिनोनिमसली भी आपको पूछा जाता है जिसमें डायरेक्ट वीकनिंग नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कास्ट अ सीरियस डाउट ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, ऑन रिसर्चर्स कंक्लूजन एंड सो ऑन। तो यहां पर भी आपने वीकन करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल चैलेंज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहां भी आपने वीकन करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल क्रिटिसाइज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहां पर भी आपने सेम आर्ग्यूमेंट में अपने वीकनर को फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी इस टाइप के आपसे क्वेश्चन स्टेम्स पूछे जाएं तो आपकी एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी कि इस क्वेश्चन में अब आपने अपने आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है। अब करेंगे कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रैटेजीज ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, yes, again seriously call into the question the author's argument, again criticizing हो गया, या which of the following is also undermining, तो जब कभी भी undermining भी अगर पूछा जाता है which of the following option is undermining author's point of view, वहां पर भी आपने अपने argument में weakener निकालना होता है। तो let's have a quick look on the strategies कि कौन कौन सी strategies आपको help out करेंगी जब भी आप एक weakener ढूंढना चाहते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या है? नंबर 1, ऑल्टरनेट प्रीमाइस लीडिंग टू सेम कंक्लूजन। दैट मीन्स अगर P1 से आप कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे थे
तो जो करेक्ट आंसर होगा उसमें एक न्यू प्रीमाइस गिवन होगा, एक न्यू प्रीमाइस गिवन होगा जो आपको सेम कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है। तो इट्स लाइक P1 इज इक्वल टू C और P2 इज ऑल्सो इक्वल टू C। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि P1 से P2 बेटर हो, तो भी वो करेक्ट आंसर है। ये भी हो सकता है P1 और P2 बराबर की स्ट्रेंथ रखते हो, लेकिन तब भी P2 से C जाना पॉसिबल है, तो भी वो आपका कंक्लूजन होगा, करेक्ट आंसर वीकनर का होगा। अभी यहां पे लग रहा होगा ये बड़ा मैथमेटिकल सा बता दिया मैम ने, ये तो क्लियर नहीं हो रहा। एग्जाम्पल से बताऊंगी तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। अ क्विक एग्जाम्पल ऑन दैट नोट, मान के चलते हैं कि एक लड़की है, वो अपने स्कूल जाती है और स्कूल जाने के लिए वो जब भी अपने घर से स्कूल जाती है तो उसके लिए वो ये रूट पकड़ती है, दैट इज रूट ए, जिससे वो स्कूल जाती है डेली बेसिस पे। और जो ये रूट ए है वो उसको 15 मिनट में डेली बेसिस पे स्कूल पहुंचा देता है। और इस लड़की को कुछ नहीं पता ऑल्टरनेटिव रूट के बारे में। रिसेंटली इस लड़की के स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और मैं भी अब स्कूल जाती हूं, लेकिन मैं क्या करती हूं, मैं भी इसी ही सोसाइटी में रहती हूं, घर के बिल्कुल पास रहती हूं, सेम सोसाइटी में रहती हूं, लेकिन मैं क्या करती हूं, स्कूल जाने के लिए रूट बी पकड़ती हूं, उससे मैं भी स्कूल पहुंच जाती हूं। तो या तो मैं भी स्कूल पहुंच जाती हूं 15 मिनट में, या मैं इस रूट से स्कूल पहुंचती हूं 10 मिनट्स में। दोनों ही केसेस में क्या इसका आर्ग्यूमेंट वीकन नहीं हुआ? वीकन कैसे? सपोज मान के चलो ये लड़की मुझे मिली, इसने कहा मैम आपको पता है कि मैं हमेशा स्कूल जाती हूं और मैं रूट ए से 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाती हूं। मैंने जैसे इसको मिला, मैंने कहा यार कभी तुमने रूट बी ट्राई किया है? रूट बी से भी स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं। तो उसका आर्ग्यूमेंट वीकन हो गया। उसका आर्ग्यूमेंट इसलिए वीकन हुआ क्योंकि उसके रूट ए पे डाउट क्रिएट हो गया। उसको आज तक लगता था मेरा रूट ए बेस्ट रूट है, और कभी कभार अगर रूट ए पे उसको जैम मिलता था तो बेचारी को रूट ए से ही जाना पड़ता था, क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मुझसे मिली उसको पता चला अच्छा एक रूट बी भी है जो मेरे को सेम मेरे स्कूल पे पहुंचा देगा। अगर वो 15 मिनट ले रहा है तो भी वो एक गुड रूट है, एटलीस्ट रूट ए पे डाउट तो क्रिएट हो गया। अगर वो रूट 10 मिनट में पहुंचाता फिर तो वो और बेटर रूट हो गया, तो भी रूट ए पे डाउट क्रिएट हो गया। तो एक ऑल्टरनेट प्रीमाइस आपको ये चेक करना है। अगेन जैसे मैंने कहा था डाइसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज के अंदर प्रीमाइस और कंक्लूजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रीमाइस के थ्रू आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो, तो एक ऑल्टरनेट प्रीमाइस के थ्रू अगर आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो तो वो भी आपका करेक्ट वीकनर हो सकता है। एक और एग्जाम्पल, मैंने बोला कि in this year we had the favorable monsoons due to which the farmers had a good production of wheat। तो यहां पर मैंने गुड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज माय कंक्लूजन। प्रीमाइस क्या था इसके पीछे? द फेवरेबल मॉनसून। तो यहां पर अगर इस बात को मुझे वीकन करना है तो एक ऑप्शन जिसमें ये बात लिखी है कि दिस ईयर द फार्मर्स हैव यूज्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स which lead to good production of wheat crop can also be the correct answer for a weakener, क्योंकि इसने कहा कि मॉनसून नहीं है जिसने प्रोडक्शन अच्छी करी है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स भी एक अच्छा रीजन है जिसने आपकी प्रोडक्शन को बढ़िया कर दिया है। तो जब भी आप वीकनिंग करना चाहेंगे हमेशा दिस स्ट्रैटेजी विल बी अ निंजा टेक्निक दैट हेल्प्स यू, कि एक ऑल्टरनेट प्रीमाइस आपको सेम कंक्लूजन तक लेके जा पा रहा है। अदरवाइज सेकेंड तरीका होता है अजम्पशन को नेगेट करना। Now understanding this on a few questions so that it should be come in handy and more practicable for you. तो फर्स्ट पैसेज पहले समझ लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली इसमें वीकनर ढूंढेंगे। पैसेज कहता है डिस्पाइट इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, द रेट एट विच these species are becoming extinct continue to rise। तो हमने कहा कि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स करे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि हमको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बिल्कुल जो खत्म होने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद भी जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो अभी भी बढ़ रहा है। मतलब एफर्ट्स तो हम बहुत जोर आई वुड से बहुत ज्यादा रिगरस एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जानो शान से एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो क्लियरली दीज एफर्ट्स आर वेस्टेड। इसका यही मतलब है, क्लियर कंक्लूजन यही है कि एफर्ट्स की लोग तौहीन कर रहे हैं, एफर्ट्स की लोग मान्यता नहीं रख रहे हैं, एफर्ट्स को लोग यूज नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स कंप्लीटली वेस्ट हो रहे हैं।
तभी तो एक्सटिंक्शन रुक नहीं पा रहा है, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, कौन सी बात ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रही है यहां पर। साइंटिस्ट आर बेटर एबल टू प्रिजर्व हैबिटेट्स ऑफ एंडेंजर्ड नाउ दैन एवर। अगेन जो ऑप्शन प्रिमाइस को किल कर दे वो ऑप्शन नहीं होता। इसने कहा पहले साइंटिस्ट उतने एनिमल्स को नहीं बचा पाते थे, अब वो एनिमल्स को बचा पा रहे हैं, जबकि हमें प्रिमाइस में बोला कि एनिमल्स नहीं बच रहे हैं, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, तो प्रिमाइस को किल कर दिया, एलिमिनेटर। बी ने कहा species that would become extinct have been saved due to establishment of animal refuges। तो यहां पर हमारे कंक्लूजन पे डाउट क्रिएट हो गया। कंक्लूजन ने कहा कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे थे, तो यहां पर डाउट क्रिएट हो गया कि एनिमल रिफ्यूजीज वाले जो मेथडोलॉजीज हमने अडॉप्ट करी हैं, एनिमल रिफ्यूजीज जो हमने क्रिएट करे हैं, एनिमल रिफ्यूज, तो उनके वजह से हमने काफी एनिमल्स को बचा लिया है, और एनिमल रिफ्यूज भी एफर्ट्स का ही पार्ट है, इंटरनेशनल एफर्ट्स का। देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि कम से कम 2000 स्पीशीज अभी तक एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ये अगेन रेपिटिशन है, इसने कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दी, वीकन नहीं करा, प्रिमाइस को रिपीट कर दिया। प्रिमाइस ने कहा था बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इसने कहा हाँ यार अप्रोक्सीमेटली 2000 स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो ही चुकी हैं, तो एलिमिनेशन में जाएगा। डी ने कहा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं करती इंक्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का यहां पर कोई रोल नहीं है, कोई लिंक नहीं आ रहा, देयरफॉर बियॉन्ड द स्कोप में जाएगा एंड एलिमिनेटेड। अंडरस्टैंडिंग द अनदर पैसेज, local anti-tobacco activists are calling for expanded anti-smoking education programs paid for by revenue from the heavily increased taxes on cigarettes sold in the city। तो इनका क्या मानना है कि हमें अवेयरनेस कैंपेन्स को इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम स्मोकिंग को रोक सकें। और ये अवेयरनेस के कैंपेन्स हम कहां से लेंगे? जो हमने टैक्सेस लगाए हैं सिगरेट्स पर, जो टैक्सेस हमने इंक्रीज करे हैं, उस टैक्सेस से हमको फंडिंग मिलेगी, और वो फंड हम यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए। ऑल्दो इफेक्टिवनेस ऑफ सच प्रोग्राम्स इज डिबेटेबल, कि मतलब ये कैंपेन और ये प्रोग्राम कितने सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं, ये अभी डिबेटेबल है, हमें पता नहीं है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि टैक्सेस जब हम लगाएंगे सिगरेट्स बॉक्सेस पर, हम हैवी टैक्सेस लगाएंगे, that would produce a sought after reduction in smoking। तो अल्टीमेटली इन्होंने ये तो बोला कि टैक्सेस को लगाने से स्मोकिंग पे कंट्रोल तो हो जाएगा, एजुकेशन प्रोग्राम्स माना सक्सेसफुल ना भी हो। सर्वेज ने लेकिन ये बात कही, सर्वेज शो दैट सिगरेट सेल ड्रॉप सब्सटैंशियली इन सिटीज that impose stiff tax increase on cigarettes। तो कंक्लूजन ने कहा कि हमने देखा जिन सिटीज में हमने हेवी टैक्सेस लगाए वहां पर स्मोकिंग सिगरेट्स के सेलिंग ड्रॉप काफी ज्यादा हो गए, जहां पर टैक्स ज्यादा लगाए गए जिन सिटीज ने। अब आपको चाहिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरमाइन द ऑथर रीजनिंग। तो ऑथर के रीजनिंग को हमने यहाँ पे अंडरमाइन करना है, वीकनर ढूंढना है। एक सिटी जिसने इंपोज किया सिगरेट्स पे टैक्स विल सब्सटैंशियली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्मोकिंग इन द सिटी इफ टैक्स इज बर्डनसम। आपको वीकनर ढूंढना है, लेकिन ये हो गया आपका स्ट्रेंथनर। इसने भी सेम बात बोली है कि अगर आप टैक्सेस इंपोज कर दोगे तो लोगों के लिए बर्डन हो जाएगा और वो सिगरेट्स को परचेज करना बंद कर देंगे, तो यस ये आपका एलिमिनेटर होगा। स्ट्रेंथनर्स हमेशा वीकनर में एलिमिनेटर जाते हैं, और वीकनिंग क्वेश्चन में स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन में वीकनिंग वाले एलिमिनेशन में जाते हैं। कंज्यूमर्स जो आज भी सिगरेट्स को परचेज कर रहे हैं, विच आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू टू बाय द प्रोडक्ट इफ द प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू हायर टैक्सेस देन इफ प्राइस इंक्रीजेस फॉर सम अदर रीजन। तो इसने तो आपके प्रिमाइस को ही किल कर दिया। इसने कहा आप टैक्स बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको खरीदनी है वो खरीदेंगे। अगर आप किसी और रीजन की वजह से टैक्स प्राइसिंग बढ़ाओगे तब शायद लोग परचेज ना करें। सी ने कहा यूजुअली जो सिगरेट सेल्स होती हैं वो इंक्रीज हो गई हैं सिटी के आसपास के एरिया में, तो ये मिल गया है हमको करेक्ट वीकनर। हमारे कंक्लूजन ने कहा कि जिन सिटीज में हमने टैक्सेस लगाए हैं सिगरेट बॉक्सेस पे, वहां पर सेल कम हो गई है,
तो इस वीकनर ने कहा माना सिटी में सेल कम हो गई है, लेकिन सिटी के बाहर के एरियाज जहां पे टैक्स नहीं लगे थे, एडजॉइनिंग एरियाज में टैक्स नहीं थे, लोगों ने वहां से खरीदनी शुरू कर दी है। तो ये मिल गया हमको वीकनर। देयरफॉर ये ऑथर के कंक्लूजन पे डाउट क्रिएट कर रहा है, देयरफॉर इट्स अ करेक्ट आंसर। डी ने कहा जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, वो सिग्निफिकेंटली खुद ही कम स्मोक करते हैं। तो यहां पर सेलिंग को लेके, टैक्स को लेके कोई लिंकेज नहीं है, नो कनेक्टिविटी कॉर्ड इज देयर, देयरफॉर डी हैज टू बी बैनिश्ड आउट एन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल ईग्रेट एक बर्ड का नाम है जिसका ये काम है वो हमेशा कैटल के आसपास मिलता है। कैटल का मतलब है आपके सारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज एंड गोट्स। तो ये बर्ड हमेशा इनके आसपास ही पाया जाता है। किस लिए पाया जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने ये दिया कि कैटल ईग्रेट इसलिए फॉलो करता है क्योंकि ईग्रेट जो है उसका रीजन क्या है फॉलो करने के पीछे, वो हमेशा कैटल को फॉलो करता है। इसके पीछे ऑथर ने रीजन क्या निकाला, फूड। फूड इज अ रीजन। ऑथर ने कहा कि ये जो बर्ड है ये इंसेक्ट्स को जो स्टर्ड अप हो जाते हैं ग्रासेस में, एनिमल्स के पैरों के नीचे, उसको कंज्यूम करता है। मतलब जब ये एनिमल्स, जो कैटल वाले एनिमल्स है, जब ये मूव करते हैं तो इनके पैरों के नीचे जो जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जो इंसेक्ट्स चर्न हो जाते हैं, चूरा हो जाता है जिनका, वो इजीली बर्ड खा पाता है। तो फूड इज अ रीजन जिस वजह से ईग्रेट बर्ड जो है वो कैटल को फॉलो करता है। इसका रीजन क्या दिया ऑथर ने, अल्टीमेटली फूड इज द रीजन फॉर दिस। अब आपने इसी बात को अंडरमाइन करना है, तो an alternate premise can lead to the same conclusion. Therefore, that is clearly visible in option number C. C ने कहा कि ये जो कैटल हैं वो काफी ज्यादा प्रेडेटर्स को, जो कि प्रेडेटर्स का मतलब है जो बर्ड को मारना चाहते हैं, वो सारे प्रेडेटर्स को, मतलब ईगल हो सकता है या बाकी सारे बर्ड्स हो सकते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं जिनसे ईग्रेट को खतरा है, उनको डिसवेड कर देते हैं। मतलब ईग्रेट बर्ड का फॉलो करने का रीजन सी ऑप्शन के हिसाब से है प्रोटेक्शन। अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईग्रेट बर्ड कैटल को फॉलो करता है ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। तो फूड के अलावा ऑल्टरनेट प्रीमाइस इज लीडिंग टू द सेम कंक्लूजन। हेंसफोर्थ सी इज अ क्लियर विनर इन दिस क्वेश्चन। ए ने कह दिया बर्ड्स ईग्रेट के अलावा बाकी के बर्ड्स भी सेम इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं और फॉलो करते हैं। बाकी के बर्ड्स का कोई जिक्र नहीं है यहां पर, देयरफॉर ये बियॉन्ड द स्कोप है। ईग्रेट फॉलो करता है बाकी के एनिमल्स को भी। अब यहां पे अदर कैटल की बात हो गई, हम सिर्फ कैटल की बात कर रहे हैं कि भाई वो कैटल को क्यों फॉलो कर रहा है, इसने कहा बाकी के एनिमल्स को भी फॉलो करता है, तो ये भी एलिमिनेशन में जाएगा। ईग्रेट आर नॉट जनरली नोन टू लिव आउटसाइड द रेंज, इसने बोल दिया अल्टीमेटली रेपिटेशन ऑफ प्रीमाइस करा कि जनरली ईग्रेट कैटल के आसपास ही रहता है। क्यों रहता है उसका रीजन नहीं दिया, देयरफॉर एन एलिमिनेटर। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज फॉर अ वीकनर। एक ऑयल स्पिल के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को सेटअप किया गया ताकि सी ऑटर्स, जो कि एक क्रिएचर होता है जो कि मरीन लाइफ में रहते हैं, सी ऑटर्स को, क्योंकि एक ऑयल स्पिल हो गया, शिप में ऑयल होगा, कैरी कर रहे होंगे, वो ऑयल पूरा स्पिल हो गया होगा पूरे के पूरे सी में, तो सी ऑटर्स जो क्रिएचर्स हैं उनको बचाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को सेटअप किया गया और ऑयल को रिमूव किया गया फ्रॉम देम। एफर्ट वाज नॉट वर्थवाइल, एफर्ट ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा, ये रिहैब सेंटर्स का जो एफर्ट था वो अल्टीमेटली वेस्ट गया। However, since 357 affected live otters and 900 had died were counted. So ultimately 357 live otters and 900 had died, but only 222 affected otters or 18% of those counted were successfully rehabilitated. तो net अगर देखा जाए तो ये जो हमने rehab camps लगाए थे ऑटर्स को सेव करने के लिए, हम उनमें से सिर्फ 18% को सेव कर पाए। इसका मतलब रिमेनिंग जितने भी यहां पर 82% ऑटर्स थे उनको हम सेव नहीं कर पाए। फर्दर, the percentage of all those affected that were successfully rehabilitated was much lower still, because only a fifth of the otters that died immediately were ever found. तो इन्होंने कहा अ फिफ्थ का मतलब है 100% का अ फिफ्थ होता है 20%। इनका कहने का मतलब है 20% ऑटर्स जो थे वो इमीडिएटली मर गए थे जैसे ही ऑयल स्पिल हुआ
दे इमीडिएटली डाइड। जितने भी हमने बचाए उनमें से 20% तो उसी टाइम पे इमीडिएटली मर गए थे। अब आपको इस बात में पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, ऑथर की कौन सा ऑप्शन यहां ऑथर की बात पे डाउट क्रिएट कर रहा है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। Sea otters of species other than those represented among the otters counted exist in areas that were not affected by oil spill। इस वाले ऑप्शन ने उस एरिया की बात की जहां पर ऑयल स्पिल हुआ ही नहीं है। तो कौन से वाले ऑटर्स अफेक्ट हुए, कौन से वाले ऑटर्स बच गए, किसका रिहैबिलिटेशन हुआ जब उस एरिया में ही ऑयल स्पिल नहीं हुआ? तो बियॉन्ड द स्कोप ऑप्शन चला गया। How is it possible to estimate the sea otters that died, that how many of them were not found? Exactly. यहां पे ऑथर ने बोला कि काफी सारे तो कभी मिले ही नहीं, कुछ तो मर गए but successfully rehabilitated, only a fifth died immediately, were ever found। तो इस ऑप्शन ने कहा 20% इमीडिएटली मर गए लेकिन ये कभी मिले ही नहीं। तो अगर वो कभी मिले ही नहीं, ये वो वाला सीन हो गया जैसे मूवीज में होता है कि अगर कोई लापता हो गया और ये मान लेना कि वो मर गया, ये गलत कंक्लूजन है, यही अंडरमाइन कर रहा है आपकी बात को। इस ऑप्शन ने कहा 1/5 तो इमीडिएटली मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज कभी मिली नहीं। तो जब अगर वो मिले ही नहीं तो क्या पता वो कहीं और चले गए हों स्विम करके। ये कंक्लूजन ले लेना कि वो मर गए हैं, यही है हमारा वीकनर जो हमको गिवन है बी ऑप्शन में, कि हम ये कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो कभी मिले ही नहीं वो ऑटर्स मर चुके हैं, कि 20% ऑटर्स जब कभी मिले ही नहीं तो ये कंक्लूड कर लेना कि दे हैव डाइड। दैट्स अ करेक्ट वीकनर, henceforth बी इज द करेक्ट आंसर। सी ने कहा डिड द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग सी ऑटर्स अनअवॉइडेबली इन्वॉल्व ट्रैपिंग रिलीजिंग सम ऑटर्स दैट वर नॉट अफेक्टेड बाय द स्पिल। तो इसने कहा कि रिहैब करने के बाद हमसे कुछ ना कुछ लूज आउट हो गए, तो अगेन अ बियॉन्ड द स्कोप ऑप्शन। क्या अदर स्पीशीज, अब इस ऑप्शन ने अगेन फारफेच में चला गया, बाकी के अदर स्पीशीज के बारे में बात करने लग गया, जबकि हम सी ऑटर्स की ही बात कर रहे हैं दैट वर अफेक्टेड बाय द ऑयल स्पिल। देयरफॉर एन एलिमिनेटर। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज। स्टडीज ने ये सजेस्ट किया फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनका नॉर्मल बीपी होता है, any amount of sodium greater than that required by the body is simply excreted and does not significantly raise the BP। तो इन्होंने कहा जिनके भी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो लोग एक्सेसिव सोडियम लेंगे, मतलब सॉल्ट लेंगे, एक्सेसिव सोडियम अगर वो कंज्यूम करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्रीट कर देगी, बॉडी से एक्सपल्ज आउट कर देगी जब कभी भी हम लोग एक्स्ट्रा सोडियम लेंगे, और उस केस में बीपी को भी नहीं बढ़ाएगी क्योंकि ऑटोमेटिकली लोगों की मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनका नॉर्मल बीपी है। तो ये इतना बताया कि जिन लोगों का भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो कभी भी एक्सेसिव सॉल्ट या एक्सेसिव सोडियम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेस अमाउंट बॉडी में से ऑटोमेटिकली एक्सपल्ज हो जाता है और लोगों का बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सो ओनली पर्संस who have high BP, therefore अब क्या बोला कि इसका मतलब जिन लोगों का high BP होता है, whose bodies are incapable of safely processing excess sodium, need to restrict their sodium diet। तो नॉर्मल बीपी वाले की बॉडी में से ऑटोमेटिकली सोडियम निकल जाएगा, हाई बीपी वाले की बॉडी में से नहीं निकलेगा। तो देयरफॉर ऑथर का कंक्लूजन क्या है कि स्वाद अनुसार सही मात्रा में सोडियम का इंटेक कीजिए, हाई बीपी वालों को लिमिट में सोडियम कंज्यूम करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बॉडी से ऑटोमेटिकली खुद एक्सक्रीट नहीं होता। Which of the following, if true, will actually weaken the author's point of view? अब इस ऑप्शन ने बोला है कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को कौन सा ऑप्शन वीकन कर रहा है। हाई बीपी इज मोर हार्मफुल देन वाज प्रीवियसली बिलीव्ड। सोडियम का एक्सक्रीशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो नहीं बताया, हाई बीपी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये अल्टीमेटली कोई रिलेट नहीं कर रहा, कोई कनेक्शन नहीं दे रहा। हाई बीपी समटाइम्स एक्सैसरबेटेड, एक्सैसरबेटेड का मतलब है बहुत ज्यादा एग्रावेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अगर हम ज्यादा सोडियम लेंगे जो बॉडी में रिक्वायर है। समटाइम्स एक्सैसरबेटेड, ऐसी बात नहीं है, अगेन वीकन नहीं कर रहा है, ऑथर की बात को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन
दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि हाई बीपी हो जाएगा अगर सोडियम ज्यादा रखोगे क्योंकि एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो ये स्ट्रेंथनिंग दे रहा है, देयरफॉर एलिमिनेटेड। Excess sodium intake over time often destroys the body's ability to process excess sodium. बिल्कुल that's a correct answer कि यहां पर weakening मिल गया कि अगर आप excess sodium बॉडी में इंटेक करोगे टाइम के साथ तो धीरे धीरे बॉडी की एबिलिटी खत्म हो जाएगी एक्सक्रीट करने की सोडियम को, therefore that is creating a doubt on author's point of view. Every human being has a physiological need. Physiological is something which is a combination of physical plus psychological. Author ने psychological perspective यहाँ discuss भी नहीं करे, तो ये तो आपका again a far-fetched option होगा. Understanding the another question. 1990 का editorial ये कहता है कि local phone pay calls उस टाइम पे have cost a quarter a piece since 1970. तो कॉस्टिंग अ क्वार्टर का मतलब है 25 पैसा की उस टाइम पे कॉल होती थी, लोकल फोन पे कॉल्स 1970 में, और उस टाइम पे व्हेन अ सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम अ वेंडिंग मशीन कॉस्ट अबाउट द सेम, उस टाइम पे 25 पैसे का ही कॉल होता था, 25 पैसे का ही सॉफ्ट ड्रिंक मिलता था वेंडिंग मशीन से, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई नहीं थी तो दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट उस टाइम पे सेम थी। लेकिन the price of soft drink has more than doubled since then. 1970 से अगर हम, ये सारा 1970 का डेटा है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस टाइम पे बोला है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी कॉस्ट तो भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा डबल हो गई है। सो फोन कंपनीज शुड बी अलाउड टू रेज द प्राइस ऑफ फोन पे कॉल्स, क्योंकि एक टाइम पे 1970 में दोनों सेम प्राइसेस के थे, अब क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस बहुत ज्यादा डबल हो चुका है, बहुत ज्यादा शूटअप हो चुका है, तो फोन पे कंपनीज को भी अपनी कॉलिंग के प्राइस को बढ़ा देना चाहिए। वो 25 पैसा प्रति मिनट की जो कॉल आज भी हमें दे रहे हैं या फ्री कॉल्स दे रहे हैं वो हमें सस्ते में दे रहे हैं, क्योंकि जब सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस बढ़ चुका है, जब एक टाइम पे दोनों सेम प्राइस के थे, तो जब सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस बढ़ चुका है तो यहां पर फोन पे कॉल्स का भी प्राइस बढ़ना जस्टिफाइड है। ये है ऑथर का कंक्लूजन। अब आपने निकालना है इसमें वीकनर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन एडिटोरियल्स आर्ग्यूमेंट। तो एडिटोरियल में जो आर्ग्यूमेंट है कि बढ़ा देना चाहिए प्राइस, इसका आपको वीकनर ढूंढना है कि नहीं बढ़ाना चाहिए प्राइस, ठीक है। तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। फोन पे कॉल टिपिकली कॉस्ट लेस देन अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन इन 1970। अब ये 1970 का डेटा है, इसने कुछ नहीं बताया कि प्राइस को क्यों बढ़ाना चाहिए। ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस ऑफ मोस्ट गुड्स मोर देन डबल बिटवीन द 1970 एंड 1990। अब ये बात कर रहे हैं मोस्ट गुड्स की, काफी सारे गुड्स का प्राइस बढ़ चुका है 1970 से 1990 के बीच में, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स की बात कर रहा है, फोन पे की और सॉफ्ट ड्रिंक की। तो ये वाले मोस्ट गुड्स की बात नहीं हो रही, एलिमिनेटर। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ फोन कॉल प्राइसेस डिड नॉट बिकम मोर स्ट्रिंजेंट बिटवीन, ये आ गया गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुए। गवर्नमेंट के रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हुए कि नहीं, लॉज कैसे आए कि नहीं गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे फार फेच्ड ऑप्शन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइसिंग से रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि फोन पे कॉल्स को क्यों प्राइस बढ़ाना चाहिए या क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। डी ने कहा 1970 से 1990 जो ऑथर के हिसाब से प्रेजेंट टाइम है, द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स increased at a greater rate than the cost of telephone equipment, therefore it's a correct answer। इसने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, पानी, शुगर, whatever the things are required, उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस बढ़ गया। लेकिन फोन पे कॉल्स का ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं बताया जिसका प्राइस बढ़ गया, इसीलिए ऑथर का आर्ग्यूमेंट अंडरमाइन हो गया, वीकन हो गया कि फोन पे कॉल्स वालों को प्राइसिंग नहीं बढ़ानी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक वालों के पास लेजिट एक्सक्यूज था प्राइस बढ़ाने का, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था वो 1970 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा उसके प्राइसेस हाइक जा चुके हैं, शूट अप कर चुके हैं। देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर इन द इंस्टेंट केस। ओके, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। आज की क्लास में आपने जो पढ़ा वो थे स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे आपके सारे क्लैट एंड ओलेट एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है। समझना ये जरूरी है कि जब भी आप स्ट्रेंथनिंग करें या जब भी आप वीकनिंग करें, तो जो भी स्ट्रैटेजीज आज हमने क्लास में पढ़ी हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे, उनको ध्यान से अप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में,
तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।